नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हमारी मौजूदगी हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ किस तरीके से चुनाव प्रचार में आगे बढ़ रही है, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोग मन में सोचकर वोट करने का मन बना रहे हैं। क्या यहां पर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल में कांग्रेस कहां खड़ी हुई है, और इसी मुद्दों पर तमाम भारतीय राजनीति की भी तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे। और इस खास विषय पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। बहुत स्वागत पहले तो जयराम जी आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में, और इसलिए भी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए बहुत कीमती समय निकाला। चुनाव का वक्त चल रहा है। सबसे पहला सवाल यही, हिमाचल की वादियों के ठीक पीछे हम खड़े हैं। जयराम ठाकुर जी 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रचार को कहां देख पा रहे हैं? देखिए, मैं भी बहुत लंबे समय से चुनावी राजनीति को देखता रहा हूं। चुनावी राजनीति में मैं स्वयं भी अपने आप में 27 साल से विधायक हूं जी। और मैं पहली बार ऐसा दृश्य देख रहा हूं पूरे देश में कि अभी कुछ जगह वोट पड़े हैं, कुछ जगह वोट पड़ने हैं, गिनती होनी बाकी है, लेकिन देश तय कर चुका है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, एनडीए की होगी। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष चाहे जो मर्जी कहे, अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात कहें हम, ये पहली बार देख रहे हैं कि वो इस स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। ये मुद्दा ही छोड़ दिया उनने, और इस बात को कहने की स्थिति ही नहीं है। जो कांग्रेस कभी 400 से ज्यादा सीटों पर जीतती रही है, वो 40 से पार कैसे हों, इस सारी चीज के लिए जिद्दोजहद कर रही है, संघर्ष कर रही है। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आप कहेंगे तो मैं कह रहा हूं कि जो देश में एक वातावरण है, देश में जो माहौल है, और उसी माहौल के साथ हम हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं, हम 4 सीटें जीत रहे हैं। जिस तरीके से एक तरफ लोकसभा चुनाव, आम चुनाव 2024 पर नजरें हैं, आप खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संगठन के कद्दावर नेताओं में आपका नाम शुमार है। दूसरा, आपके ऊपर प्रेशर है एक 6 उपचुनाव का, जो तकरीबन ऐसी स्थिति में है जहां पर खुद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार यहां पर अब पूरी तरीके से बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। अपने संबोधन में वो कह चुके हैं। जयराम जी, देखिए, सरकार की स्थिति तो हास्यास्पद है इसमें हिमाचल प्रदेश की अगर बात कहूं मैं, और सही मायने में इस बात को हमको मान के चलना कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर सत्ता में है, अन्यथा नैतिकता के आधार पर तो सरकार है ही नहीं। क्योंकि राज्यसभा की एक सीट बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी वो हार गए। और हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बनी जब बजट भी पारित करना था, उससे पहले हम 15 विधायकों को सस्पेंड किया, तब जाकर के अपना बहुमत साबित करके वो बजट पारित कर पाए। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की स्थिति है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो 6 उपचुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं, संघर्ष तो चुनाव में होता ही है। आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है शायद 2 चुनाव, क्योंकि एक अलग तरीके का माहौल होता है। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, यहाँ विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि लोकसभा के चुनाव के लिए सीधा होता है कि देश की सरकार बननी है, देश का प्रधानमंत्री बनना, आओ हम सब लोग एक मुद्दे पर। लेकिन यहाँ जब चुनाव में देश के चुनाव के साथ, यानी कि लोकसभा के चुनाव के साथ जब विधानसभा के उपचुनाव भी हैं, और वो उपचुनाव इतने महत्वपूर्ण है कि उसके बलबूते आपकी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने की संभावनाएं निकल रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन सारी चीजों का वो तो होता ही है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ बहुत बुरी तरह से गिर गया है। और ये 6 उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, संघर्ष तो होता है चुनाव में, लेकिन फिर भी उसके बाद जीतेंगे। आप पर प्रेशर है, सुबह से रैलियों पर निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, कल शाम का 6 बजे का प्रोग्राम था, रात में आते हैं, तो इसको कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको 2 तरीके से तालमेल मिलाना है। एक तो इस तरीके से कि आम चुनाव में बेहतर यहाँ पर परिणाम देना है, दूसरे तरीके से विधानसभा उपचुनाव को भी देखना है। कैसे तालमेल बैठा पा रहे हैं? सारी चीजों के लिए हम बहुत जो है वो प्रिपेयर्ड रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए आए हैं, तो चुनाव में ये दौड़ भाग भी रहेगी। दौड़ भाग के साथ साथ में उतार चढ़ाव भी रहता है।
और ऐसे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक होता है, सुबह से निकलते हैं, देर रात पहुंचते हैं, देर रात फिर हमारे मीटिंग्स के सिलसिले जो स्ट्रेटजी के हिसाब से जो महत्वपूर्ण होते हैं उन मुद्दों पर बात करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। ये हमारे रूटीन का काम है एक तरह का। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं, 7वें चरण पर सभी की नजर है और जिस तरीके से लोग निगाह बनाए हुए हैं, हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें आती हैं, क्या वाकई में आप लोगों ने जिस तरीके से आखिरी तक ये चुनाव जय श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या पर लेकर जा चुके हैं, क्या ये ठीक है, बेहतर है? वोटर को आपने डाइवर्ट कर दिया है जो आप हर चुनाव में करते हैं? देखिए, एक बात तो मान करके चलिए कि चुनाव के मुद्दे जो होते हैं वो एक नहीं, अलग अलग मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे सिर्फ इतना जरूर कहना है कि इस सारे मामले में कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 1989 में पालमपुर में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की हुई, तो उसमें फैसला किया था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण को लेकर के हम संघर्ष करेंगे और ये मुद्दा भारतीय जनता प्रस्ताव पारित किया बाकायदा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र भी अब की बार मंडी में किया कि अगर राम जन्मभूमि हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था और उसके लिए उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये हिमाचल ये संकल्प भूमि है, संकल्प की धरती है जहां प्रस्ताव पारित किया गया था। और स्वाभाविक रूप से राम मंदिर का मुद्दा तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष के जो इस यात्रा का जो एक सफल यात्रा, एक बहुत बेहतर ढंग से जो उन्होंने सरकार का संचालन किया, देश ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर बाद भारत अलग पहचान के साथ खड़ा है, सम्मान के साथ खड़ा है। और उन सारे मुद्दों को लेकर के भी आज चुनाव में हम जयराम जी, आपने जिक्र किया है कि वो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको हमने तरीके से लोगों के सामने रखा है और एक बहुत बड़ी जीत हुई है। लेकिन लोकसभा के हर प्रत्याशी को हम देख पा रहे हैं, आपके 4 लोकसभा यहाँ प्रत्याशी हैं, उनके सामने जब भी उद्बोधन होता है या जब भी वो रैलियों को संबोधित करते हैं, धारा 300 नेशनल इश्यूज के अलावा लोकसभा चुनाव को किस तरीके से वो एक कहें कि वोटर के मन में वो माइंडसेट कर रहे हैं, बीजेपी माइंडसेट। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि 5 साल तक आप लोगों को याद नहीं आई, जिक्र नहीं किया आपने राम मंदिर का, लेकिन जैसे ही चुनाव आया उसका जिक्र इतना तेज और हाईलाइट होने लगता है कि वो सिर्फ वोटर को भटकाने के लिए बहुत तरीके से इन लोगों की रणनीति रहती है। देखिए, बिल्कुल इस तरह का हमारी पार्टी की ओर से बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल जब निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया और उसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम पूरा हुआ, निर्माण कार्य शुरू हुआ और निर्माण कार्य करने के मतलब निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो संयोग ये है कि ये लोकसभा का चुनाव नजदीक है और इसलिए नहीं है कि लोकसभा के चुनाव की दृष्टिगत जो है इस मुद्दे को इस तरह से लिया गया है। और स्वाभाविक रूप से जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है तो उसके बाद एक पूरा वातावरण राममय वातावरण पूरे देश भर में बना, इस पर दुराई नहीं है। उसके लिए हमने कोई ऐसी योजना बनाई है ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये एक इस तरह की घटना हुई है जिसके कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक माहौल तो मिला है, वातावरण तो मिला है, इसमें दुराई नहीं। एक ऐतिहासिक चुनाव है 2024 का। इंडिया गठबंधन को जयराम ठाकुर की नजरें किस तरीके से देख, पर्टिकुलर नेता चाहे सीएम अरविंद केजरीवाल हो, अभी हाल ही में जेल से रिहाई हुई, राहुल गांधी हो, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हो, जिस बात का वो लोग जिक्र कर रहे हैं वो बहुत जिक्र अलग तरीके से कि एक संविधान को बचाना है, ये जीत लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर होगी। देखिए, संविधान बिल्कुल दुरुस्त है, संविधान सुरक्षित है, संविधान के विषय में कोई बात ही नहीं है। सही मायने में तो ये है कि अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं, अपने राजनीतिक जो परिवार की जो उनकी एक जो सारी योजना रहती है, ये कुनबा बचा रहे, राजनीति में चलता रहे, उसके लिए वो बचाने के लिए परिवार बाद की अगर बात कहूं मैं तो उसको बचाने की कोशिश है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। संविधान के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि हमारा सम्मान है और कहीं भी इस तरह की बातों को न सोचा गया है और ना करने की ये सारी चीज को लेकर के मंशा है। लेकिन उसके बावजूद ये बार बार इस तरह का एक दहशत एक माहौल कुछ वर्गों में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता वो दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन सबके सब अपने परिवार के कुनबे को आप देखिए, ये कौन है,
केजरीवाल की अगर बात कहें तो आधी कैबिनेट तो उसकी जेल की सलाखों के पीछे होली है लगभग, और अपने आप भी जेल से जमानत पर है। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए उसमें से जो पार्टी हुई कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी बात के साथ भाषण की शुरुआत करते थे। लेकिन आज हालात क्या बन गए? छोटा सा 300 सीटों का दावा कर दिया, छोटा सा गठबंधन 300 सीटें छू सकता है, अरविंद केजरीवाल का हाल ही का बयान। देखिए, ऐसा है कि उनको बात कहने का ऐसा लगता है कि कुछ तो कहना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या बोलेंगे? ऐसा तो नहीं बोल सकता कि हम कुल मिला करके जो है 50, 60, 100 सीटों से नीचे आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे, लेकिन कोई भी दमदार तरीके से क्लेम करने की स्थिति में नहीं है। अब आप देखिए कि आज पूरे देश भर में कोई भी गंभीरता से इंडिया गठबंधन को नहीं ले रहा, नहीं लेने की वजह उसमें है कि ये प्रयास पहले भी कर चुके हैं। इस तरह के प्रयास पहली बार हुआ ऐसा तो नहीं है, आज से पहले भी कर चुके हैं। और एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को रोकना, मोदी जी को रोकना। और मोदी जी ने ठीक बात कही है कि हमने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो 400 पार का नारा दिया वो इसी बात पर उलझे पड़े हैं कि नहीं 400 नहीं होंगे, 400 नहीं होंगे, 400 नहीं होंगे, कहाँ फंसे पड़े हैं। उम्र का एक पैमाना हो गया है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। और अरविंद केजरीवाल ने एक मैसेज भी दिया है कि आप, और एक बहुत बड़ा सवाल भी आप लोगों से किया कि क्या 75 साल की उम्र सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए है? क्या 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम पद पर आसीन नहीं होंगे? देखो, इन सारी चीजों को लेकर के मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा साफ किया है कि पार्टी में नई व्यवस्था आनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए, और स्वाभाविक रूप से उसमें उस दिशा में प्रयत्न भी हुए, प्रयास भी हुए, और उसमें सफलता भी हासिल हुई है। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर के बड़े स्पष्ट है, उनको किसी बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। उनका विजन इस सारे देश को कहां ले जाने का है, उसके लिए पार्टी की ओर से हमेशा इस बात के लिए रहेगा, जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने करना है वो निर्णय उनका निर्णय होगा। लेकिन उसके बावजूद हमारी भावना, पार्टी की भावना अभी तक है, एक दशक पूरा हुआ है और दूसरा दशक आगे फिर और चाहिए। इस बात को लेकर के ये पार्टी के आम जन मानस की, और जो हमारे पार्टी के संगठन के जो हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की भावना है कि एक दशक से नहीं, कम से कम एक दशक और चाहिए। जयराम, जब कांग्रेस पर आते हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार आपके प्रदेश में कांग्रेस की है और राहुल गांधी भी हिमाचल पर नजरें बनाए हुए हैं। राहुल गांधी अभी हाल ही में रैली करके गए, किसानों का बहुत ज्यादा मुद्दा वो जोर शोर के साथ उठा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि किसान जैसे ही परेशान है, अगर हमारी सरकार आती है तो मिनटों सेकंडों में गरीबी हटा देंगे। ये उनका ये मिनट सेकंड का फॉर्मूला क्या है गरीबी को लेकर? कि आपने बैंक खाते खुलवा दिए, गरीबों को कुछ नहीं मिला। ये गरीबी का राहुल गांधी का फॉर्मूला क्या है? देखिए, वो टोटल कंफ्यूज पर्सनैलिटी है। हाँ। और क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये तमाशा ही बना हुआ पूरे देश के सामने। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में आए थे वो, और जहां उनको सम्मानित करने के लिए टोपी पहनाई जा रही है, आमतौर पर टोपी सामने से पहनाई जाती है। हाँ। लेकिन जब सामने से टोपी पहनाई तो उन्होंने उनकी तरफ पीठ कर दी और पीठ की तरफ से टोपी पहनाई गई। यानी कि तमाशा ही है ये कुल मिलाकर के। और कांग्रेस के लोग भी जो है वो सारी चीज को लेकर के अब परेशान है कि अगर ना आते तो अच्छा रहता। जो वो वहां पर करके गए उससे ज्यादा नुकसान करके गए वो पार्टी के लिए। बहन तो प्रियंका गांधी को भी यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई हिमाचल में। वो आई हैं, वो तो हिमाचल तो आती रहती है, हिमाचल में रहती हैं काफी लंबे समय से। हम तो कहते हैं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आप आइए, यहाँ पर घर बनाया है और घर में रहें, आराम से रहें। और लेकिन वो घर में यही आते हैं जब थकान दूर करनी होती है, लेकिन हिमाचल के हित के लिए कुछ करना है ये कोई सोचने कोई मिलता नहीं है, कोई मिल नहीं सकता, उनको मिलने की इजाजत नहीं होती है। वहाँ पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मुझे नहीं उस पर सारी चीज़ों को कहना, वो उनका घर का मामला है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ हिमाचल प्रदेश में कोई भी आए, और चाहे प्रियंका आए, चाहे सोनिया गांधी आए, चाहे राहुल गांधी आए, कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिमाचल मन बना चुका है। 2014 में भी ये लोग आए थे, 4 सीटें हमने जीती, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। और यहाँ से वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और वीरभद्र सिंह की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी थी उस वक्त 2014 में, हार गई। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी
चारों सीटों पर जीती और पूरे देश के सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ अगर जीतने वाला प्रदेश वो हिमाचल था। 68 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और यही 2024 के चुनाव में होने वाली है जी। और 2024 के चुनाव में चारों सीटों पर हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। भले कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार है, लेकिन फिर भी अब जीतेंगे। अब हिमाचल पर आते हैं, क्योंकि आप जाहिर है 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपकी जो कामकाज की योजनाएं हैं उनको भी बेहतर तरीके से यहाँ सराहा भी गया, कांग्रेस ने नकारा भी है और सवाल भी आपसे पूछ रही है कांग्रेस। लेकिन जिस तरीके से एक आपदा प्रबंधन का बंदरबांट का जो आप लगातार बहुत समय से मुद्दा उठा रहे हैं, जो हिमाचल में आपदा आई थी उसमें केंद्र से सहायता राशि आप भेजी गई और यहाँ पर उसका बंदरबांट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रैली में इस बात का जिक्र किया है कि मैं पाई लौटाऊंगा, लेकिन कांग्रेस की सुक्खू सरकार मानने को तैयार नहीं है कि ये सहायता राशि आपदा के लिए ही है। ये शायद मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूँ जयराम जी। नहीं, देखिए मैं एक बात बड़ा साफ कह रहा हूँ। हाँ। वो एक ही बात कहते रहे, नुकसान हुआ है, सचमुच में नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में त्रासदी में नुकसान हुआ है, राहत मिलनी चाहिए, राहत दी गई। 1800 करोड़ रुपए की राहत हिमाचल प्रदेश को दी गई और अभी तक ऑल टाइम हाई है ये। अभी तक जितनी भी राहत मिली है सबसे ज्यादा अब की बार मिली है। लेकिन हकीकत ये है जो पात्र व्यक्तियों को मिलनी चाहिए थे राहत आगे बांटने का काम तो स्टेट गवर्नमेंट का था और स्टेट गवर्नमेंट ने वो पैसा बांटने का जो मैकेनिज्म किया उसमें बंदरबांट की है और ऐसे लोगों को मकान के लिए पैसा उनके खाते में डाल दिया जिनका घर सुरक्षित है, आराम से रह रहे। लेकिन जिनका घर चला गया, जिनके पास घर नहीं रह गया, बगीचा चला गया, पशुशाला चले गई, पशु चले गए, उनको कुछ नहीं मिला। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण। हम जाते हैं, जहां भी जाते हैं हम हाथ खड़े करके बोलते हैं तो लोग खड़े होते हैं, हम उनको हाथ खड़ा करने के लिए बोलते हैं और वो लोग खड़े होकर के वो बोलते हैं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हम थक गए। तो पैसा आखिर जो भेजा गया था केंद्र से वो स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा का किसको दिया? बंदरबांट की गई। ये कांग्रेस का पुराना आदमी है, ये कांग्रेस का पक्का आदमी है, इसको देना है, इसकी मदद नहीं हुई, इसके घर में हम नौकरी नहीं दे पाए, हमने ये नहीं, यानी कि अपने लोगों को बांट रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि हम इस सारे इस पे जो है निश्चित रूप से जांच भी करेंगे, इसका हिसाब मांगेंगे। जब देश के मुख्यमंत्रियों की सूची पर निगाह दौड़ाई जाती है तो सरल, सौम्य और सहज मुख्यमंत्री के तौर पर आपका नाम आता है। जब हम लोगों से यहाँ बातचीत कर रहे थे तो उनका सीधे सज्जन इंसान के तौर पर आपका नाम ले रहे हैं। क्या जब आप मंडी लोकसभा में वोट मांगने के लिए कंगना रनौत के लिए जा रहे हैं तो किस तरीके से अपील करते हैं, क्योंकि एक बॉलीवुड अभिनेत्री को आपने यहाँ से टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए पार्टी अलग अलग वक्त में अलग अलग तरह के फैसले देती है और हिमाचल के संदर्भ में एक टिकट महिला को दिया है, कंगना रनौत जी को दिया है मंडी लोकसभा क्षेत्र से। और वो बॉलीवुड अभिनेत्री है, फिल्म जगत में अच्छा काम किया है। हम सब लोग कैंपेन कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और वो जीतेंगे, अच्छी तरह से जीतेंगे। यहाँ पर गृह क्षेत्र आता है विधानसभा? मेरा विधानसभा क्षेत्र इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। कंगना रनौत ऐतिहासिक जीत की ओर, विक्रमादित्य कहाँ पर? नहीं, देखो एक बात तो है कि देखो चुनाव है, चुनाव में संघर्ष की परिस्थिति तो रहनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि जो मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए वो मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही है। मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जो कांग्रेस के लोग करने से कतराते हैं, व्यक्तिगत रूप से छिंटाकशी करते करते चुनाव का माहौल खराब किया। और ऐसे में मेरा यही कहना है कि हकीकत यह है कि वो मालूम पड़ गया उनको कि चुनाव उनके हाथ से निकलने वाला है जी। तब इस तरह की बौखलाहट होती है और उस बौखलाहट के तहत वो इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम जी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों का भी मुद्दा यहाँ पर हिमाचल में है। जहाँ तक मैंने हिमाचल को देखा है, लोगों से सुना है, बातचीत की है, कर्मचारियों को लेकर नाराजगी किस बात को लेकर है? वो कौन से मुद्दे हैं कर्मचारियों को जो वाकई में स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती है? आप भी क्योंकि 5 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। देखिए एक बात तो यह है कि इस गवर्नमेंट ने जो कर्मचारियों के जो एरियर्स देने थे, डीए की किस्तें जारी होनी है, लेकिन वो सारा अभी तक दिया नहीं जी। और कर्मचारियों को सिर्फ एक ही बात को लेकर के ओपीएस देने की बात कही है उन्होंने जी, ओपीएस लागू करने की बात कही है, लेकिन यहीं तक नहीं, कर्मचारियों के और भी मुद्दे हैं।
अब जो कर्मचारी जो है उन जो बीमार हुए हैं उनके जो मेडिकल के बिल जो है वो पैसे उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनका डीए नहीं मिल पाया है, उनके एरियर जो अभी तक पेंडिंग है। और ऐसी चीजों को लेकर के कर्मचारी, ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस के साथ सारे हो गए हैं, कांग्रेस से बहुत लोग नाराज हो गए हैं। हम इस बात को देखते हैं कि हमारी सरकार में तो एक आधे मुद्दे को लेकर के कर्मचारी सड़कों पर आए थे, और लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार में तो एक साल में ही लोग सड़कों पर आ गए, कर्मचारी सड़कों पर, तनख्वाह उनको वक्त पर नहीं मिल रही है, सैलरी लेट हो रही है जी। और उसके साथ साथ में उनको हर जगह जो है वो इस प्रकार से जो उनकी जो डीए की किस्तें हैं वो रोकी हुई हैं, वो उसको दे रहे हैं, एरियर्स रुके पड़े हैं। ये तमाम इश्यूज हैं जो कर्मचारियों के, जिनके कारण जो है उनको सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस की गवर्नमेंट को निश्चित रूप से। अग्निवीर योजना यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस बना रही है, खासकर विपक्ष का गठबंधन। वो कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए तो इस योजना को खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में युवा एक सपना संजोकर बैठते हैं कि नहीं मुझे सेना में जाना है। तो इसको कहीं ना कहीं बीजेपी किस तरीके से देख पा रही है? क्या बीजेपी नुकसान उठा सकती है युवाओं की नाराजगी यहाँ पर? नहीं, देखो, मैं समझता हूँ कि शुरू में जिस तरह से इसको इंटरप्रेट करने की एक कोशिश की गई थी, लेकिन उससे अब युवा बाहर आ गए हैं, वो समझ गए हैं, सारी चीज को अच्छी तरह से समझ गए। अब अग्निवीर में बिल्कुल नियमित रूप से भर्ती हो रही है, उत्साह के साथ हमारे नौजवान उसमें भर्ती होने के लिए जा रहे हैं। और कहीं भी किसी बात को लेकर आदरणीय गृह मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में आकर के उसकी एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है, जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे उसमें। अब वो मुद्दा है ही नहीं आपको तौर में। और जहां ऐसी चीजों को लेकर के कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। पहली बात तो यही है कि इंडी गठबंधन की अगर मैं बात कहूं, उनके आने की संभावनाएं नहीं। और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जो गारंटीज उन्होंने दे रखी है, उन गारंटीज पर कोई भी आज तक एक भी गारंटी पूरी तो हुई नहीं है, किसी प्रदेश में नहीं हुई। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की है, और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का मतलब काम पूरा होने की गारंटी है। तो इसलिए इन पर भरोसा है ही नहीं, भरोसे की बातें समाप्त हो चुकी है। भरोसा अगर एक नेता पर है तो नरेंद्र मोदी जी। अब उसी मुद्दे पर आते हैं जिस पर देश की भी निगाहें हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों पर उपचुनाव होना है। क्या जयराम ठाकुर जी ये पूरा मन बना चुके हैं? आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं कि 6 सीटों पर हम जीतते हैं, और हम ये चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर से जयराम ठाकुर जी आसीन होने चाहिए? देखिए, ये सारी चीज को लेकर कभी हमने ना पहले बोला है, ना पहले सोचा है, ना आज सोचते हैं, ना आगे सोच सकते हैं। मेरी पार्टी में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार निर्णय होते हैं। और फिलहाल जो हिमाचल प्रदेश में हमारे जिम्मे काम है कि जो 4 लोकसभा की सीटें हैं, 6 उपचुनाव विधानसभा के हैं, इन पर हम अच्छी तरह से लड़ें और जीतें, उस काम के लिए लगे हैं। आगे का निर्णय पार्टी करती है। पार्टी में उथल पुथल जो चलती है और जो क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा में, एक बहुत अलग तरीके की रणनीति बनाकर आपके पास विधायक पहुंचे। लोग कहते हैं कांग्रेस में विधायकों का अपमान हो रहा है, इसको लेकर जयराम ठाकुर जी क्या सोचता है? नहीं, देखो, उस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कर दिया मैंने कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी नाराजगी थी विधायकों में। विधायक कहते हैं कि और अपमानित हो रहे थे, मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे। आप 3 साल तक रहते हैं, 5 साल तक रहते हैं पार्टी में, और उसके बाद फिर ऐसा आरोप लगा। नहीं, देखिए, सरकार बनने के बाद नाराजगी 3 महीने के बाद कांग्रेस के विधायकों की शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री कुछ लोगों को लेकर के चलते रहे, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नकारते रहे, जलील करते रहे, समय नहीं देना, काम नहीं करना, बार बार ये स्थिति बनती रही। और बार बार उन्होंने आग्रह भी किया इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनिए। और यही इनकी ही बात नहीं, जो मंडी से मेंबर पार्लियामेंट है प्रतिभा सिंह जी, जो कांग्रेस पार्टी की स्टेट की प्रेसिडेंट है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार नहीं 10 बार उसने कहा है कि कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही है, काम नहीं हो रहे हैं, लोग नाराज हैं, वोट में चुनाव में कैसे जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कहती है। और जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विक्रमादित्य, उन्होंने विधानसभा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया कि पिछले 14 महीने से मैं जलील हो रहा हूं, मेरे पिताजी के नाम पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को वोट पड़े, कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना, लेकिन मुख्यमंत्री से हमने कहा कि उनकी दुखद मृत्यु के पश्चात
पिताजी के लिए एक स्टैचू हमने लगाना है, 2 गज जमीन मांगी लेकिन वो नसीब नहीं हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस सरकार में रहने का अब कोई औचित्य नहीं है, अपमानित होते होते बहुत लंबा अरसा हो गया, इसलिए मैं मंत्रिमंडल से त्यागपत्र सरकार के कुछ काम त्यागपत्र दे रखा उनने। सुक्खू सरकार के कामकाज कुछ पसंद आ रहे हैं? उनका काम अगर होता तो हम उस पर एनालिसिस करते, लेकिन काम ही नहीं, जब है काम ही नहीं। उल्टा हिमाचल प्रदेश में 1000 संस्थान जो खुले हुए चले हुए संस्थान उनने बंद कर दिए। अभी तक वो इस बात को कह नहीं सके कि क्यों बंद किए हैं। काम करे तो कुछ उसका एनालिसिस करें, उस पर चर्चा करें, काम ही नहीं किया। सारा समय एक ही बात में लगा है, सरकार को कैसे बचाया जा सके। ना विकास की चिंता है, ना प्रदेश की चिंता है, कोई भी किसी विषय को लेकर के कोई चिंता नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि पहली बार हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी है कि सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक आखिरी सवाल जयराम जी, और बहुत दिलचस्प सवाल जिसका मैं स्पष्ट जवाब आपसे चाहूंगा कि क्या 6 सीटों पर अगर आपके मुताबिक नतीजे आपके फेवर में नहीं रहते हैं तो फिर जयराम ठाकुर जी कमल के फूल के साथ कितने विधायकों का यहां पर स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में तैयार है? नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ ये बात है कि पहले तो हम चुनाव जो है इस चुनाव को हम गंभीरता से लड़ रहे हैं और हम इसमें जीतेंगे। इसके अलावा 3 उपचुनाव और आने वाले हैं जो निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र दे रखा है, लेकिन उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है कांग्रेस ने, वो भी होने चुनाव। अब ये सारे 9 चुनाव होते हैं और 9 चुनावों का परिणाम आता है तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अल्पमत में हो जाएगी और उनकी सरकार जाएगी। आंकड़ों के आधार पर हम इस बात को कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के हमारे साथ कद्दावर नेता संगठन के और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आपने बहुत मेरे लिए समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत हुई। तो जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने तमाम तरह की हमसे बातचीत की और ये भी समझने और हमने रणनीति भी समझी कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चल रही है। बीजेपी यहाँ पर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा उपचुनाव पर किस तरीके से मैदान में है, कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में इंपैक्ट डाल सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।